Hello everyone, welcome to my YouTube channel, Student of Economics. Today I will be discuss with you all the changes in the composition of taxes since 1991. 1991 से टैक्सेस में क्या क्या चेंजेस आई, उसके कंपोजिशन में क्या क्या चेंजेस आई, उसके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे. So let us start with the first concept, that is taxation. Taxation means कर. Taxation is recognized as the biggest source of public revenue in almost all the economies, whether it is developing or developed nature. Actually, taxation occupies a prominent position in every government policy framework. So ये जो टैक्सेशन का कॉन्सेप्ट है ये अभी का नहीं है, ये बहुत पुराना कॉन्सेप्ट है. जैसे आज हम टैक्स कह रहे हैं, इससे पहले ये कई सारे अदर नामों से भी जाना जाता है. तो उन सारी चीज़ों पे डिस्कस करने से पहले हम ये जान लें कि टैक्स का ओरिजिन कहाँ से हुआ था. आई थिंक द फर्स्ट नोन टैक्सेशन सिस्टम वाज रिकग्नाइज्ड इन एंशियंट इजिप्ट अराउंड 3000 to 2800 BC. उस टाइम में हम टैक्स को टिथ और कॉर्वी कहते थे. जो आज के फॉर्म में जिसे हम टैक्स के फॉर्म में जानते हैं उसे हम उस टाइम में टिथ और कॉर्वी कहते थे. और इसका पहला ओरिजिन है वो एंशियंट इजिप्ट का. सबसे पहले इसे इजिप्ट में ही देखा गया था, इजिप्ट से इसकी ओरिजिन है. सो यहाँ पे हम डिस्कस ये करेंगे कि टैक्स स्ट्रक्चर आखिर इंडिया में क्यों ज़रूरी था. क्योंकि इससे पहले जो बहुत सारे टैक्स थे, कोई बहुत ज़्यादा बल्कि टैक्स था, कोई बहुत ज़्यादा मतलब किसी में डबल टैक्सेशन हो रही थी. तो एक ये था कि हमें टैक्स एक प्रॉपर टैक्सेशन की ज़रूरत है, एक प्रॉपर स्लैब की ज़रूरत है, जिसकी वजह से टैक्स आया. सो वी ऑल नो देयर आर टू टाइप ऑफ टैक्सेस, डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स. डायरेक्ट टैक्स कंसिस्ट इनकम टैक्स, कॉर्पोरेशन टैक्स, एक्साइज ड्यूटी. डायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होती है जो गवर्नमेंट को हम डायरेक्ट पेमेंट करते हैं, किसी के थ्रू नहीं करते. सो इनमें इनकम टैक्स में उस टाइम में क्या होता है कि 1990s में बहुत सारी डेवलप जो कंट्रीज है वो इमर्ज कर रही थी, क्योंकि वहाँ पर रिफॉर्म प्रोसेस स्टार्ट हो चुका था. तो इस वजह से क्या थी कि वहाँ की जो रेट थी वो बहुत लेवर थी और बहुत फीवर थी, बहुत थोड़ी सी थी. तो उस टाइम जो स्लैब था वो 25 और 35% के रेंज में था. उसके बाद 97 और 98 के बीच में ये इंक्रीज़ किया, जो 10, 20 और 30% के स्लैब में हो गया. कॉर्पोरेशन टैक्स का भी वही सिस्टम था. 1991 और 1992 के बीच में ये 45 to 65% की थी. उसके बाद 40% और 35% रिड्यूस हुई आफ्टर 1995 और 1996. सेंट्रल एक्साइज भी इसेंशियली ऑपरेट्स एज अ वैट, जिसको हम वैट के फॉर्म में जानते हैं. डैट हैज़ इवॉल्व ओवर ऑलमोस्ट 2 decades विद अ स्मॉल बिगनिंग 1986 और 87 के टाइम ये इसका स्मॉल बिगनिंग के साथ शुरू हुई थी. लेट्स टॉक अबाउट इनडायरेक्ट टैक्स, जो गवर्नमेंट को डायरेक्ट पेमेंट नहीं करते. इसमें स्टैम्प ड्यूटी, सेल्स टैक्स. स्टैम्प ड्यूटी इज द टैक्स लिवाइड ऑन द ट्रांसफर एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी इन अ स्टेट ऑफ इंडिया. किसी भी इंडिया में किसी भी स्टेट से अगर हम किसी भी इमूवेबल प्रॉपर्टी लाइक जैसे मान लो कि आप कहीं शादी होती है किसी की, तो वहाँ पर स्टैम्प ड्यूटी लगती है कि एक वो गवर्नमेंट की तरफ से उसका जस्टिफिकेशन होता है, गवर्नमेंट की तरफ से एक साइन होता है कि हाँ ये चीज़ इनके अंडर की गई है. Sales tax, the tax that was levied by the sales of various products was known as sales tax. Post 2005, VAT introduced on the sale of goods. The VAT is decided by each state and collected by merchant by transferring the tax on the consumers. तो स्टैम्प ड्यूटी, सेल्स टैक्स के बारे में हमने पढ़ लिया. नाउ सर्विस टैक्स. Service sector contributing large in 1991. In that time, Manmohan Singh was the finance minister. First time in the year 1954, the service tax was implemented by France. Now excise duty. Indian excise duty structure disincentivizes the manufacturer. The excise duty has a cascading effect. Cascading effect means tax on tax. एक्साइज ड्यूटी भी टू टाइप्स की होती है. एक सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी होती है, एक स्टेट एक्साइज ड्यूटी होती है. जो अल्कोहल और नारकोटिक्स जो मटेरियल्स होते हैं उस पर जो लगती है वो एक्साइज ड्यूटी होती है. एक्साइज ड्यूटी बहुत ज़्यादा हाई होती है. एक्साइज ड्यूटी से जो रेवेन्यू कलेक्शन होता है वो बहुत ज़्यादा होता है. इनफैक्ट वो सेंट्रल को हो या फिर स्टेट को हो, दोनों को बहुत ज़्यादा ही रेवेन्यू कलेक्शन होता है. सो दैट्स ऑल. थैंक यू सो मच.